हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। और डी और एफ ब्लॉक के तत्वों का हम रिवीजन क्लास करने वाले हैं। बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए 18 मार्च को एग्जाम है एमपी बोर्ड में केमिस्ट्री का। तो आप लोगों के लिए बच्चों यहाँ पर डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट का हम रिवीजन क्लास करेंगे। फटाफट सुपर फास्ट रिवीजन रहेगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और जितना हो सकता है पहले ऑब्जेक्टिव करेंगे, इसके बाद 2 अंक वाले प्रश्न करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, संक्रमण तत्व है ना, इसमें 4 ऑप्शन है। रंगीन यौगिक बनाता है, परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करता है, मिश्र धातु बनाता है, उपरोक्त सभी। तो इसमें से सभी होगा। संक्रमण तत्व बच्चों यहाँ पर रंगीन आयन भी बनाता है, परिवर्ती संयोजकता भी प्रदर्शित करता है, मिश्र धातु भी बनाता है। परमाणु क्रमांक 29 का तत्व आवर्त सारणी के किस ब्लॉक में है? तो भैया ये चैप्टर ही डी और एफ ब्लॉक का है। तो आपको पता है कि जो आपका 29 है ये कॉपर है, ये आपका डी ब्लॉक का एलिमेंट है। 3D संक्रमण श्रेणी के नाभिकीय आवेश बढ़ने के साथ परिरक्षण प्रभाव क्या होगा? बताओ जरा। परिरक्षण प्रभाव बढ़ता है, जिस कारण से आकार में कमी आती है और वो आपका संकुचन हो जाता है। किस संक्रमण तत्व का उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था होगा? स्कैंडियम, टाइटेनियम, मैग्नीज, जिंक। 4 ऑप्शन है, बताओ जरा। तो यहाँ पर आपका भैया मैग्नीज का +7 होता है। कितना? +7 अधिकतम। आगे देखो, रिवीजन कर रहे हैं। परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं अधातु, धातु, समान तत्व, संक्रमण तत्व। तो इस चैप्टर में संक्रमण तत्व से ही रिलेटेड है, तो हमारा संक्रमण तत्व परिवर्ती संयोजकता दर्शाते हैं। संक्रमण तत्व सामान्यतः अणचुंबकीय होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उच्च गलनांक एवं क्वथनांक रखते हैं, अपूर्ण कक्षक रखते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रखते हैं, आघातवर्ध एवं तन्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का बताओ भाई, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रखते हैं। क्या? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रखते हैं। परा यूरेनियम तत्व वे तत्व हैं जो यूरेनियम से भारी हैं, यूरेनियम से हल्के हैं, यूरेनियम के समान भार वाले हैं, यूरेनियम के समस्थानिक। बताओ जरा, ये यूरेनियम से भारी हैं, वो परा यूरेनियम के तत्व कहलाएंगे। ठीक है, चलिए। क्रोमियम परमाणु क्रमांक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? बताओ जरा। क्रोमियम है भैया 24 है ना, मतलब 3d5 4s1 होता है। 3d5 4s1, तो 3d5 5 इलेक्ट्रॉन, s का भी 1, तो टोटल 6 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतराकाशीय यौगिक बनाता है? कौन सा होगा भैया? तो ये कोबाल्ट, आयरन, मैग्नीज सभी हो जाएंगे। ठीक है, इनमें सभी। लेंथेनाइड श्रेणी में लेंथेनाइड हाइड्रॉक्साइडों की क्षारकता क्या होती है? तो इसकी क्षारकता लेंथेनाइड श्रेणी में, इसकी क्षारकता में क्या होती है? कमी आती है, तो घटती है, ये चीज़ है। चलिए फटाफट यहाँ पर रिक्त स्थान। एफ ब्लॉक के तत्व को अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। अधिकांश संक्रमण तत्व अनुचुंबकीय गुण दर्शाते हैं। परमाणु क्रमांक में वृद्धि से त्रिज्या में कमी है ना होती है, कमी होगी पक्का है, और लेंथेनाइड संकुचन कहलाएगा। जेड केवल ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। यहाँ पर आपका संक्रमण तत्वों और उनके यौगिक किसके समान कार्य करते हैं? तो उत्प्रेरक के समान कार्य करते हैं। अंतः संक्रमण तत्वों का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? तो n-2 F से 1 से 14 और n-1 D में 0 से 1 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, NH2। पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र KMnO4 होता है। एक्टिनाइड आपका क्या है बच्चों? रेडियोधर्मी है ना, रंगहीन होगा, कॉपर सिल्वर, और सिक्का धातु होगा आपका कॉपर सिल्वर, रंगहीन होगा, Zn2 पॉजिटिव। ये सिक्का धातु कॉपर सिल्वर कहलाते हैं। ठीक, एक शब्द में उत्तर देना है। Zn परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित नहीं करता क्योंकि डी कक्षक इसमें पूर्ण होते हैं। डी में 10 इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से भरे होते हैं। एफ ब्लॉक के तत्वों कितने श्रेणी में? 2 श्रेणी में। एक आपका लेंथेनाइड, दूसरा एक्टिनाइड। लेंथेनम की कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था सबसे अधिक स्थायी होता है? +3 होता है। Fe2 पॉजिटिव की अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो इसमें 6 होते हैं। अगला नंबर, लूनर कास्टिक का सूत्र AgNO3 होता है। क्या? AgNO3। चलिए क्वेश्चन चलते हैं अगले 2 अंक वाले में, अति लघु उत्तरीय जिसे प्रश्न बोलते हैं। बताओ जरा, पहला क्वेश्चन देखिए। जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने की संभावना रखेंगे, हम उन प्रश्नों को समझाएंगे बच्चों। आप लोगों को उन प्रश्नों को अच्छे से समझना है। संक्रमण तत्व किसे कहते हैं? बताइए, संक्रमण तत्व किसे कहते हैं? क्योंकि हमने आपको बताया था पीरियोडिक टेबल में जो sp के बीच में डी ब्लॉक है, sp के बीच में डी ब्लॉक है,
इस डी ब्लॉक के तत्वों को हम संक्रमण तत्व कहते हैं। चूंकि जो डी ब्लॉक का तत्व है एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के तत्वों के बीच में जोड़ने का काम करता है, मध्यस्थता का काम करता है, और इनके अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में ही प्रवेश करते हैं, डी उपकोष के डी ऑर्बिटल्स में प्रवेश करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं संक्रमण तत्व। साधारण रूप से है ना, जो डी कक्षक में प्रवेश करेंगे जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन, उन्हें हम संक्रमण तत्व कहते हैं। यहाँ पर परिभाषा देखिए, वो तत्व जिनके परमाणु अथवा साधारण आयनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में भीतरी डी कक्षक अपूर्ण रूप से भरे होते हैं, संक्रमण तत्व कहलाते हैं। और एक संक्रमण तत्व की परिभाषा और आप समझोगे कि चूंकि यदि क्वेश्चन आ गया कि यहाँ तो संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, ये चीज बताया गया कि जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में अपूर्ण रूप से भरे होते हैं उनको हम संक्रमण तत्व कहते हैं। लेकिन ऐसा आ गया कि डी ब्लॉक को संक्रमण तत्व क्यों कहा जाता है, क्योंकि एस और पी के बीच में स्थित है तथा एस और पी के दोनों को जोड़ने का काम करता है, इसलिए इन्हें संक्रमण तत्व कहा जाता है बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। लेंथेनाइड और एक्टिनाइड किसे कहते हैं, देखिए मैं आपको बता देता हूं। लेंथेनम और एक्टिनियम, लेंथेनम के बाद के 14 तत्वों को, परमाणु क्रमांक 58 से 71 तक के तत्वों को लेंथेनाइड समूह कहा जाता है, और एक्टिनियम के बाद के 14 तत्वों 90 से 104 तक के तत्वों को एक्टिनाइड कहा जाता है। एफ ब्लॉक के तत्वों को दो भागों में बांटा गया है, एक लेंथेनाइड समूह और एक एक्टिनाइड समूह, 4F और 5F। लेंथेनम के बाद के 14 तत्वों को लेंथेनाइड समूह कहा जाता है और एक्टिनियम के बाद के 14 तत्वों को एक्टिनाइड कहा जाता है बच्चों। तो लेंथेनम में आपका जो एलिमेंट्स है 58 से 71 आता है, और एक्टिनाइड यानी एक्टिनियम के बाद के तत्व 90 से 104 तक होते हैं। संक्रमण श्रेणी में 10 तत्व ही क्यों है, बताओ जरा, बताओ भाई साहब। अच्छा, डी कक्षक में एक से कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 10 ही हो सकते हैं ना। आपको पता है कि डी में 5 कक्षक होते हैं, यानी 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। डी उपकोष में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं और 2-2 इलेक्ट्रॉन बनेंगे तो अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, सही है कि नहीं। इसीलिए संक्रमण श्रेणी में 10 से ज्यादा जो एलिमेंट्स नहीं हो सकते। संक्रमण श्रेणी में डी ब्लॉक के तत्व होते हैं और परमाणु क्रमांक बढ़ने से डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं। डी कक्षक में 1 से 10 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं, अतः किसी भी संक्रमण श्रेणी में 10 से ज्यादा तत्व नहीं हो सकते, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन बढ़ने से 10 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं उसमें, क्योंकि 5 कक्षक हैं, 5 कक्षक में 2-2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो 10 से ज्यादा नहीं हो सकते। एक हमारा क्रमांक बढ़ा तो 1 इलेक्ट्रॉन, फिर 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 3 इलेक्ट्रॉन, ऐसे बढ़ते जाएंगे तो 10 ही संभव है, इसलिए 10 तत्व होते हैं। सॉरी बच्चों, अगला नंबर देखिए। लेंथेनाइड का पृथक्करण आसान नहीं है, क्यों आसान नहीं है बताओ, क्योंकि इनमें जो आकार है लगभग समानता पाई जाती है। लेंथेनाइड में संकुचन होता है जिसके कारण परमाणविक आयनिक त्रिज्याओं में परिवर्तन बहुत सूक्ष्म होता है, अतः ये समान गुण प्रदर्शित करते हैं। इनके बाह्यतम 2 कोष का विन्यास भी समान होता है, अतः इसे शुद्ध अवस्था में अलग अलग करना कठिन होता है, क्योंकि लगभग आकार समान होने के कारण ये कठिन होता है। ठीक है, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड के 2 उपयोग, इसे आप लोग तैयार कर लेना, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है बच्चों। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। संक्रमण तत्वों में संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति क्यों होती है, बताओ क्या कारण है कि संक्रमण तत्वों में संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति होती है। देखिए, कोई भी चीज है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, जिसमें इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने की क्षमता हो, वो संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति रखता है। क्योंकि संक्रमण तत्व डी ब्लॉक के तत्वों को कहा जाता है, इसमें रिक्त डी ऑर्बिटल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने की क्षमता होती है, इस कारण से ये है ना संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। संक्रमण धातुएं संकुल यौगिक बनाती हैं क्योंकि इनके बाह्यतम कोष में खाली कक्षक उपस्थित होते हैं। मैंने बताया ना कि ऑर्बिटल्स खाली होने चाहिए। इसके अलावा इन धातुओं के आकार छोटे तथा इन पर आवेश उच्च होता है। क्या है, आवेश उच्च होता है, मतलब खाली कक्षक और आवेश उच्च होने के कारण ये संकुल यौगिक बनाने की क्षमता रखते हैं। अगला नंबर देखो, स्पष्ट कीजिए कि संक्रमण तत्व परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। परिवर्ती संयोजकता भी आपको एक ऑब्जेक्टिव में मिला था। सबसे ज्यादा परिवर्ती संयोजकता कौन दर्शाता है, तो Mn दर्शाता है। कौन, Mn। संक्रमण तत्व परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं क्योंकि N-1 डी कक्षक तथा NS कक्षक के इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा में काफी अंतर नहीं होता, जिससे डी कक्षक के इलेक्ट्रॉन भी संयोजी इलेक्ट्रॉन का कार्य करते हैं और सबसे ज्यादा परिवर्ती संयोजकता दर्शाते हैं। परिवर्ती संयोजकता का मतलब ये होता है कि कितने इलेक्ट्रॉन अधिकतम संयोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन ही संयोग करते हैं तो उसकी संयोजकता 2 हो गई, 3 करेंगे तो 3 हो जाएगा, 4 करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये बोला गया कि बाह्यतम का S कक्षक और अंदर उसके अंदर वाले कोष के D कक्षक, इनमें ऊर्जाओं में अंतर ज्यादा नहीं होता, इसलिए अंदर वाले इलेक्ट्रॉन भी संयोग कर सकते हैं और बाहर वाले तो कर ही रहे हैं। इसी कारण से ये परिवर्ती संयोजकता दर्शाते हैं।
संक्रमण तत्वों में आयन रंगीन होते हैं क्यों? एक चीज आप यहां पर नोट कर लो, जब भी रंगीन आयन का अर्थ आए तो वहां पर समझ लेना डी संक्रमण। डी संक्रमण का मतलब होता है एक डी कक्षक से इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरे डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करे, वहां पे वो डी संक्रमण कहलाता है। समझ में आई बात मैं क्या कह रहा हूं? डी संक्रमण का अर्थ क्या बच्चों कि एक डी कक्षक से इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरे डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन यदि प्रवेश कर रहा है तो वो डी संक्रमण कहलाता है। संक्रमण तत्व में जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें डी संक्रमण पाया जाता है, इसी कारण से संक्रमण तत्व रंगीन आयन बनाते हैं। सिंपल है। जैसे आपके पास दो क्वेश्चन आ जाएगा, Cu1 पॉजिटिव रंगहीन है जबकि Cu2 पॉजिटिव रंगहीन होता है। यहां पर एक क्वेश्चन था, यहां पे लगभग थोड़ा सा देखना, Cu1 पॉजिटिव, यहां पर एक क्वेश्चन देखो जरा, Cu1 पॉजिटिव Cu2 पॉजिटिव में कौन सा आयन रंगहीन है? जो रंगहीन है तो Cu1 पॉजिटिव रंगहीन है, ये आपका Cu1 पॉजिटिव रंगहीन है। देखो ना, ये देखो अभी बताते समय थोड़ा सा मिस हो गया था ना, Cu1 पॉजिटिव रंगहीन है और Cu2 पॉजिटिव रंगीन है। ठीक है, नोट कर लो अभी कौन सा आयन रंगहीन है तो Cu1 पॉजिटिव रंगहीन है। नोट कर लो, जो लास्ट तक देखेगा तो उसको समझ में आ जाएगा, है ना। Cu1 पॉजिटिव क्या बच्चों आपका रंगहीन है। ठीक है, तो वही चीज मैं यहां पे बताता हूं कि Cu1 पॉजिटिव में क्या होता है कि S का एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है, ठीक है, और D में पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉन भरे रहते हैं इसलिए रंगहीन, और Cu2 पॉजिटिव में D का भी एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है इसलिए वो रंगीन हो जाता है। ठीक, तो ये आपका उत्तर है कि संक्रमण तत्वों में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 10 प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित करके उच्च ऊर्जा वाली रिक्त D कक्षक में चले जाते हैं और डी संक्रमण हो जाता है, फलस्वरूप परिवर्ती प्रकाश सफेद न होकर रंगीन होता है, इसलिए संक्रमण तत्वों का यौगिक अथवा आयन रंगीन होते हैं। बस एक ही कारण होता है बच्चों। लेंथेनाइट संकुचन के क्या कारण है समझाइए। लेंथेनाइट संकुचन किसे कहते हैं, इसके कारण समझाइए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। लेंथेनाइट संकुचन से क्वेश्चन पूछा ही जाता है हर वर्ष, आप नहीं पढ़े तो पढ़ जरूर लें। ठीक है, लेंथेनाइट संकुचन के क्या कारण है। लेंथेनाइट में यहां पर एफ कक्षक का आकार तथा ये परमाणु में अधिक अंदर स्थित होने के कारण इनकी शील्डिंग इफेक्ट कम हो जाता है, यानी प्रेरणिक प्रभाव, है ना। और अतः बाह्य इलेक्ट्रॉन पर केवल नाभिक का आकर्षण बल कार्य करता है जिससे आकार में कमी होती है, इसलिए लेंथेनाइट संकुचन कहते हैं। ये थोड़ा बड़ा अटपटा है। देखो मैं आपको अपने हिसाब से बताता हूं कि लेंथेनाइट के परमाणु क्रमांक के बढ़ने के साथ साथ उनके परमाणुओं के आयनों के आकार में कमी होना लेंथेनाइट संकुचन कहलाता है। इसके पीछे का कारण क्या है कि बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं। ठीक है, बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं, नाभिक का आकर्षण बल भी बढ़ने लगता है और जिसके कारण से आकार में कमी आ जाती है। मैं अपने भाषा में समझा रहा हूं ना, अपने भाषा में समझा रहा हूं। ठीक है, संक्रमण तत्व अच्छे उत्प्रेरक की भांति कार्य करते हैं। क्यों? क्योंकि परिवर्ती आक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। सिंपल है, परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, इसलिए किसी को भी उत्प्रेरित करने का काम करते हैं। आसानी से किसी से संयोग कर लेते हैं और अभिक्रिया संपन्न होने के बाद वो आसानी से अलग हो जाते हैं। परिवर्ती आक्सीकरण अवस्था, परिवर्ती संयोजकता का मतलब यही है कि आसानी से किसी से बंध बनाना, आसानी से किसी से संयोग कर लेना और आसानी से संयोग करके उसको संपन्न करा देते हैं। मान लीजिए एक माध्यमिक यौगिक बनता है, जैसे मान लीजिए किसी का अभिक्रिया संपन्न कराना है, पहले वो ज्वाइंट हो गया तो एक माध्यमिक यौगिक बन गया, एक संकलन बनाने वाली प्रवृत्ति हो गई, फिर बाद में अपनी ऊर्जा खो करके पुनः अपने मूल स्थिति में आ जाते हैं। संक्रमण धातुएं अच्छी उत्प्रेरक होती हैं क्योंकि इन धातुओं में रिक्त डी कक्षक उपलब्धता और परिवर्ती संयोजकता और विभिन्न आक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करने के कारण अस्थायी माध्यमिक यौगिक का संकलन बनाने की प्रवृत्ति होती है। अतः यह निम्न सक्रियण ऊर्जा के विकल्प को प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त ये अभिक्रिया के लिए आवश्यक पृष्ठ या सतह प्रदान करती है जिससे अभिकारक उत्प्रेरक की सतह पर अतिशोषित होकर क्रिया पूर्ण कर लेती है। सिंपल है, यही चीज बताया गया मैंने कि भाई साहब इसमें परिवर्ती आक्सीकरण अवस्था परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करती है, इस कारण से आसानी से माध्यमिक यौगिक बनाने की क्षमता होती है। ठीक है, और अब जब अभिक्रिया संपन्न हो जाती है तो अपना मूल स्थिति में आ जाता है। बस सिंपल है। लेंथेनाइट तत्व किसे कहते हैं? लेंथेनाइट तत्व लेंथेनम के बाद के 14 तत्वों को लेंथेनाइट तत्व कहा जाता है। प्रथम अंतर संक्रमण श्रेणी कहा जाता है या 4F ब्लॉक भी कहते हैं। जिंक लवण रंगहीन होता है। रंगहीन का मतलब जानते हो क्यों? क्योंकि डी में यदि 10 इलेक्ट्रॉन भरे हैं, मैंने आपको पहले ही बताया कि रंगीन कब होगा, रंगहीन कब होगा। रंगीन का मतलब ये होता है कि उसमें कलर बने, और कलर कब होगा? डी संक्रमण। डी संक्रमण का मतलब क्या है कि डी कक्षक का इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में ही नाचे कूदे, एक कक्षक से दूसरे कक्षक में जंप करे, तो वो आपका डी संक्रमण कहलाता है। लेकिन यहां पर यदि जिंक में पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉन भरे हैं
तो भैया वहां से इलेक्ट्रॉन यदि नहीं निकल रहे हैं, डी में यदि पूर्ण रूप से 10 इलेक्ट्रॉन है तो संक्रमण नहीं होगा, डी संक्रमण नहीं होगा, और जब डी संक्रमण नहीं होगा तो फिर वो रंगहीन होगा। सिंपल है, ठीक है, ये चीज है आपका। आगे देखो, एक्टिनाइड की ऑक्सीकरण अवस्था समझाइए। ठीक, ये भी आपका क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, इसलिए इसे पढ़ना जरूरी नहीं है। लैंथेनाइड संकुचन किसे कहते हैं? तो लैंथेनाइड के परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ उसके परमाणुओं एवं आयनों के आकार में कमी होती है, इससे लैंथेनाइड संकुचन कहते हैं। आकार में कमी होना ही लैंथेनाइड संकुचन कहलाता है। इसके कारण क्या है बच्चों कि लैंथेनाइड में आने वाला नया इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्ष में न जाकर N-2F उपकोष में प्रवेश करता है, N-2F उपकोष में प्रवेश करता है। फलतः इलेक्ट्रॉन नाभिक के बीच आकर्षण बल में वृद्धि होती है, जिससे परमाणु आयन संकुचित हो जाता है। मतलब N-2F में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाता है, आकार में कमी आ जाती है। प्रभाव भी आप तैयार कर लेना, प्रभाव भी पूछा जाता है। 2 प्रभाव आप तैयार कर लो। इस संकुचन के कारण लैंथेनाइड के रासायनिक गुणों में बहुत कम परिवर्तन होता है, अतः इन्हें शुद्ध अवस्था में प्राप्त करना कठिन होता है। संकुचन के कारण ही शुद्ध अवस्था में प्राप्त नहीं कर पाते हैं। और भी प्रभाव है कि लैंथेनाइडों से पहले आने वाले तथा इसके बाद आने वाले तत्वों के आपेक्षिक गुणों पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए Ti और Zr के गुणों में भिन्नता होती है, मतलब टाइटेनियम और यहाँ पर जिरकोनियम है, ठीक है, तथा जिरकोनियम और हाफनियम के गुणों में समानता होती है। तो ये आप दूसरा नंबर नहीं भी तैयार करो कोई दिक्कत नहीं, तीसरा नंबर तैयार कर लो, सहसंयोजक लक्षण, ठीक है, ये आप लोग तैयार कर सकते हैं। लैंथेनाइड संकुचन पर ऑलरेडी स्पेशल वीडियो मैंने बना रखे हैं, उम्मीद करता हूं कि आप लोग तैयार किए होंगे बच्चों। यहाँ पर थोड़ा सा प्रभाव अच्छे से समझ में नहीं आ रहा होगा, एक क्वेश्चन और अलग तरीके से यहाँ पे दिया रहता है, ये आपका प्रभाव है, इसे आप तैयार करो प्रभाव में। चलो 1 मिनट, प्रभाव दिख रहा है आपको? यहाँ पे देखो जरा प्रभाव, लैंथेनाइड के गुणों में परिवर्तन और अन्य गुणों के गुणों का प्रभाव। ये आपका टाइटेनियम जिरकोनियम के गुणों से भिन्नता, जबकि जिरकोनियम हाफनियम के गुणों में काफ़ी समानता, ये आपका है, और इसके गुणों में परिवर्तन, ये चीज़ आप तैयार कर लेना, ठीक है। चलिए आगे देखिए बच्चों, आगे देखिए, जिंक कैडमियम और Hg संक्रमण तत्वों की समान अवस्था प्रदर्शित नहीं करते, क्योंकि इसके बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से भरे होते हैं। सिंपल, और कुछ भी नहीं है। लैंथेनाइड समूह को पृथक करना क्यों कठिन होता है? क्योंकि आकार समान होने के कारण इनमें भाई गुणों में समानता पाई जाती है। सिंपल है बस, और कुछ नहीं है। Cu1 पॉजिटिव रंगहीन होता है। रंगहीन होने का मतलब ये होता है क्योंकि D में आपके 10 इलेक्ट्रॉन हैं और 4s में 1, s का 1 इलेक्ट्रॉन चला जाता है तो Cu1 पॉजिटिव बनाता है, और D में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो रंगहीन होगा, डेफिनेट है। लेकिन Cu2 पॉजिटिव रंगहीन है, क्योंकि रंगीन है। रंगीन होने का कारण ये है क्योंकि एक S से इलेक्ट्रॉन और एक D से चला गया, तो D में रिक्त ऑर्बिटल हो गए, और जब रिक्त ऑर्बिटल हो गए तो DD संक्रमण हो गया, और DD संक्रमण से रंगीन आयन बनाता है। सिंपल, अपने भाषा में लिखोगे सब कुछ बन जाएगा। लैंथेनाइड एक्टिनाइड में अंतर मैंने करा ही दिया है, उम्मीद करता हूँ आप लोग तैयार कर लिए होंगे। फिलहाल बच्चों आज के लिए इतना ही, 2-2 अंक वाले क्वेश्चन आज मैंने करा दिया, साथ में D ब्लॉक के तत्व और F ब्लॉक के तत्वों में अंतर मैंने कराया था। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों के नाम, संकेत, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। और भी परीक्षा बोर्ड के क्वेश्चन आप पढ़ लेना, रंगीन आयन से संबंधित ये चीजें आपको क्लियर हो जाएगा बच्चों कि क्यों रंगीन आयन होता है, क्यों नहीं होता है, ठीक है। जैसे मिश्र धातु बनाते हैं क्यों, एक क्वेश्चन ये, एक यहाँ से बनता क्वेश्चन TiO2 श्वेत है जबकि TiCl3 बैगनी है, क्यों? श्वेत मतलब रंगहीन है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो सिंपल है रंगहीन होगा भाई, और जिसमें D ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें संक्रमण पाया जाएगा और वो रंग बदलेगा। ये आप इससे भी तैयार कर लेना। फिलहाल आज के लिए इतना ही। यहाँ से और 2-2 अंक वाले क्वेश्चन है, क्योंकि जो बच्चा यदि विधिवत पढ़ता है ऑलरेडी, उसका हम बेहतर रूप से ध्यान रखते हुए वीडियो बनाते हैं, और वीडियोज अपलोड भी हैं जो बेहतर रूप से, पहले भी इसका मैंने सुपर फास्ट रिवीजन कराया था। आप लोग यदि तैयार करते होंगे डेफिनेट आपको अच्छे अंक मिलने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।